If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में न्यूटन्स लॉ में हम फ्रिक्शनल फोर्सेस, उनके मैकेनिज्म और लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो 10th क्लास तक आपने फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। हम आपकी उस जानकारी को एक बेस नॉलेज लेके बात करेंगे। ये मत मान के चलें कि आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं आता। किसी चीज़ को सीखने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आपको पहले से जो नॉलेज है उसमें कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न है, कहाँ कहाँ उसमें लैकिंग है, अगर वो आप रिकॉल कर सकते हैं तो जब नई बात सीख रहे हैं तो उन डाउट्स को जरूर क्लियर करते चलें, तो आपकी जो लर्निंग होगी ज़्यादा परफेक्ट होगी। वैसे तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट पूरी मैकेनिक्स में सबसे मिस्टीरियस फोर्स यही है। दो तरह से, कई बार हम सोचते हैं फ्रिक्शन एडवांटेजेस है, कई बार सोचते हैं फ्रिक्शन डिसएडवांटेजेस है। लेट अस सी हियर सम एग्जांपल्स। नाउ इफ यू आर साइकिलिंग, आप जब साइकिल से कहीं जा रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्सेस बेसिकली मेजॉरिटी फ्रिक्शन इज फ्रॉम एयर ड्रैग। जो एयर आपकी बॉडी से और साइकिल से टकराती है उससे जो अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, या साइकिल के जो मूविंग पार्ट है, यहाँ बेरिंग है, ये पैडल के ये बेरिंग और चेन, उन मूविंग पार्ट्स में जो फ्रिक्शन फोर्स होते हैं वो सारे फ्रिक्शनल फोर्स एक टोटल इफेक्ट एक अपोजिंग फोर्स का देते हैं। एंड उनका इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, आपको साइकिलिंग में उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, और हम चाहते हैं कि ये फ्रिक्शन जितना कम हो जाए साइकिलिंग उतनी अच्छी होगी। एट द सेम टाइम सेकेंड फिगर आप देखें, अगर आप साइकिल कर रहे हैं और आपको ब्रेक लगाने पड़े अचानक, तो ये ब्रेक शूज जो हैं ये बहुत हार्डली ये साइकिल के मेटल रिम पर प्रेस होते हैं और साइकिल को रोकने काम करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर फ्रिक्शन इज एडवांटेजेस इफेक्ट, एंड हियर यू वांट दैट फ्रिक्शन शुड बी लेस। अगेन जस्ट सी हियर, फ्रिक्शन जब भी किन्हीं दो बॉडीज के बीच में होगा तो वहां हीट प्रोड्यूस होगी। एक्चुअली फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस इज जनरली वेस्टेड इन द एनवायरमेंट इन फॉर्म ऑफ हीट। नाउ इफ यू हैव सुटेबल मटेरियल जो उस थोड़ी सी हीट से इग्नाइट हो सकते हैं, जैसे मैच स्टिक में होता है, तो मैच स्टिक को मैच बॉक्स के ऊपर अगर रब करेंगे तो फ्रिक्शन से जो थोड़ी सी हीट क्रिएट होती है उतनी हीट से वो मटेरियल इग्नाइट हो जाता है और मैच स्टिक बर्न होती है। सपोज अगर यहाँ फ्रिक्शन ना होता तो हम ये मैच स्टिक यूज में ना ले पाते। अगेन दिस एग्जाम्पल, दिस फिगर यू हैव सीन इन द स्काई। कई बार बोलते हैं ये तारा टूट रहा है। आप स्काई में कई बार एक ब्राइट लाइंस देखते हैं, बेसिकली दे आर मीटियर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं उल्कापिंड। ये जब अर्थ की ओर आते हैं, ये दे आर अनवांटेड बॉडीज कमिंग फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ, एंड विद द फ्रिक्शन विद आवर एनवायरमेंट दिस एटमोस्फियर, वो इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि वो दे स्टार्ट बर्निंग, एंड अर्थ तक पहुंचते दे एंटायर द मटेरियल इज बीइंग बर्न। वो अर्थ सरफेस से स्ट्राइक नहीं कर पाते। अदरवाइज ये मटेरियल्स ही इतने ज्यादा डेंजरस होते कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं था। नाउ यू कैन सी फ्रिक्शन हैज एडवांटेजेस इफेक्ट। सो फ्रिक्शन समटाइम्स हैज डिसएडवांटेजेस इफेक्ट। वी वांट, हमेशा चाहते हैं कि उसको कम से कम करें। एट सम टाइम इट हैज वेरी यूजफुल इफेक्ट एज इन ब्रेकिंग। हम चाहते हैं ये जितना ज्यादा इफेक्टिव हो सके उतना अच्छा हो। इस अनवांटेड अनवांटेड इस मिस्ट्री के अलावा एक और मिस्ट्री है फ्रिक्शन को लेके। एक्चुअली देयर इज नो मैथमेटिकल और साइंटिफिक थियरी विच कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट फ्रिक्शनल फोर्स। दे आर द मोस्ट इनएक्यूरेटली नोन फोर्स। अब ये मोस्ट इनएक्यूरेटली नोन, एक्चुअली फ्रिक्शन जो हम एस्टिमेट करते हैं उसमें अबाउट 25 to 30% एरर होती है। इट इज वेरी ह्यूज एरर फॉर एनी पर्पस। अब इतनी एरर होने के बावजूद भी हम इस फ्रिक्शन को एस्टिमेट करते हैं, और या यूं कहें कि इससे ज्यादा एक्यूरेसी से हम फ्रिक्शन को एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये दूसरी मिस्ट्री है, व्हाई देयर इज सो मच एरर। एंड इन सारी बातों को समझने के लिए फ्रिक्शन के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है, और जो फ्रिक्शन के मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म सजेस्ट करेगी कि फ्रिक्शन के लॉज क्या होंगे। एंड विल डिस्कस दिस मैकेनिज्म एंड लॉज वन बाय वन।
Frictional forces. Before we proceed with the mechanism and laws, let us try to understand how many kinds of frictional forces are. अभी आप देखिए पहली स्क्रीन पे हम लोगों ने साइकिलिंग के वक्त फ्रिक्शनल फोर्स की बात की, तो देयर आर टू प्लेसेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस. वन, the air striking with your body and cycle, that is the air friction, and there are friction within the moving part of the cycle. जो साइकिल के मूविंग पार्ट्स आपस में स्लाइड कर रहे हैं उनके बीच का फ्रिक्शन. तो ये दो डिफरेंट टाइप के फ्रिक्शन तो हमें यही मिल गए. तो अब नेचर में बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्सेस किस किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं उनके क्लासिफिकेशन देख लें. Whenever surfaces in contact tend to slide or slide on each other, opposing tangential forces are generated. They are called frictional forces. Actually frictional force कब क्रिएट होगी? जब दो बॉडीज जो कांटेक्ट में है एक दूसरे पर स्लाइड करने की कोशिश करें या स्लाइड करें. वो स्लाइड करने की कोशिश करेंगे मतलब स्लाइड तो करने की कोशिश करें बट स्लाइड नहीं कर पा रही. इट मीन्स वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट हुए वो इतने सफिशिएंट है कि उनकी स्लाइडिंग रोक रहे हैं या स्लाइडिंग हो रही है. तो भी फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं बट वो फ्रिक्शनल फोर्सेस इतने नहीं है कि वो स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर सके. मतलब क्लियर है कि जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में एक दूसरे पर स्लाइड करने की कोशिश करेंगी मींस दे हैव टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग और एक दूसरे पर स्लाइड करेंगी, उन कांटेक्ट पॉइंट पर उन सरफेसेस के टेंजेंशियल फोर्सेस अपोजिंग जनरेट होंगे और उन्हीं को हम फ्रिक्शनल फोर्सेस बोलते हैं. जैसे हियर ये फ्लोर है ग्राउंड, इस पर एक बॉक्स या ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हम किसी फोर्स से पुल करने की कोशिश करें तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोज होंगे या अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस क्रिएट होंगी. और अगर ये पुलिंग फोर्स इतना ज्यादा नहीं है कि यहाँ स्लाइडिंग क्रिएट कर सके तो हम बोलेंगे इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग आ गई. और ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस को बोलेंगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का अपोज करेगा. टेंडेंसी मींस ये ब्लॉक इस सरफेस पर टुवर्ड्स राइट इसमें स्लाइड होने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस किधर आए? टुवर्ड्स लेफ्ट. सिमिलरली अगर स्लाइडिंग हो रही है मींस सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v स्लाइडिंग ऑन दिस सरफेस, तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे उनको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन. एक्चुअली दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन, जब भी फ्रिक्शन की बात आती है तो हमारे माइंड में यही फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. इस फ्रिक्शन का एक स्पेशल नाम है, वी कॉल इट ड्राई फ्रिक्शन. सिमिलरली ये ब्लॉक जब चलेगा तो आसपास एयर से स्ट्राइक करेगा तो एयर से भी एक फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा. ऑलमोस्ट वो इस काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम होगा बट होगा तो उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन. सिमिलरली एक और आइडिया होगा, जब किसी बॉडी को हम डिफॉर्म करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, दबाएंगे तो उसके इंटरनल पार्ट एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं तो उसमें इंटरनल फ्रिक्शन होगा. तो इस तरह से ब्रॉडली फ्रिक्शन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस वी कॉल इट ड्राई फ्रिक्शन. फ्रिक्शन विद द फ्लूइड वी कॉल इट फ्लूइड फ्रिक्शन. एंड इंटरनल फ्रिक्शन व्हेनेवर समथिंग इज डिफॉर्म्ड, उसके डिफरेंट पार्ट एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे, उसको बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शन. विल सी इट लेटर ऑन बट बिफोर वी प्रोसीड दैट let us see here the frictional force depends largely on the properties of contacting surfaces and surface contaminants. The random nature of these factors puts a limit on the accuracy in theoretical estimation of the values of frictional forces. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है. फ्रिक्शनल फोर्सेस डिपेंड करेंगे जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज. और surface contaminants means surfaces if are exposed to airs, there may be some dust particle deposit on it. There may be oxide layer formed with the slight chemical reaction with the air. तो ये जो dust particle deposition हुआ या oxide layer बनी, इनको हम बोले हैं surface contaminants. ये surface contaminants surface के नेचर को बदल देंगे. अब फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस की प्रॉपर्टीज पे. एंड सरफेस प्रॉपर्टी यू कैन सी ड्यू टू सरफेस कंटेमिनेंट्स इज वेरी रैंडम इन नेचर. कभी भी कितना भी डस्ट डिपोजिशन हो सकता है, कभी भी किसी भी अमाउंट में ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो सकती है. तो ये जो रैंडम नेचर है सरफेस प्रॉपर्टीज का, वो फ्रिक्शनल फोर्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने में हमें हिंड्रेंस क्रिएट करेगा. दैट्स वाई से
The random nature of these factors puts a limit on accuracy in theoretical estimation of values of friction. Theoretical means we cannot develop a mathematical formula जिससे कि हम दो सरफेस के बीच का फ्रिक्शन पहले से प्रेडिक्ट कर सकें. वो देन एंड देयर जब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे होंगे वहां उस फ्रिक्शन को मेजर करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, एंड द मेजर्ड वैल्यू विल बी मोर अप्रोप्रिएट, बट स्टिल वी कैन हैव सम मैथमेटिकल थियरी टू प्रेडिक्ट द वैल्यू. अब यहां से बात क्लियर हो रही होगी कि यही कारण है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस के जो भी हम फार्मूले यूज करेंगे वो बहुत एग्जैक्ट नहीं होंगे. व्हाई आई हैव सेड अर्लियर दैट देयर इज अबाउट 25 to 30% error in the estimation of frictional forces. Frictional forces exist throughout the nature. In all processes, friction results in loss of energy that is primarily dissipated in form of heat. Here is another unwanted result of frictional forces. Therefore, in some instances, we try to reduce their effects, such as in bearings of all types, between piston and inner walls of the cylinder of an IC engine, flow of fluid in a pipe, and aircraft and missile propulsion through air. Now see here, ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एनालिसिस है. फ्रिक्शनल फोर्सेस नेचर में ऑलमोस्ट हर जगह होंगे और हर प्रोसेस में जहां भी फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग हो रही होगी, वहां फ्रिक्शन के कारण एनर्जी लॉस हो रहा होगा. और ये एनर्जी लॉस नेचर में प्राइमरली एज ए हीट डिसिपेट होगा. समटाइम्स सम साउंड में बी देयर, समटाइम्स सम लाइट में बी देयर, देयर में बी फायर, सो लाइट, बट प्राइमरी जो एनर्जी लॉस होगा वो किस में जाएगा? इन फॉर्म ऑफ हीट. वियर इज अनदर अनवांटेड रिजल्ट. बेसिकली व्हेन टू सरफेसेस रब ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे में वियर प्रोड्यूस करेंगे, मींस एक दूसरे से वॉर्न आउट होंगी, घिसेंगी. इसलिए ये जो इफेक्ट है लॉस ऑफ हीट एंड वियरिंग, ये दो कारण है फ्रिक्शन के जो इसको मोस्ट डिसएडवांटेजेस बनाते हैं. इसलिए हम बहुत सारी सिचुएशन में जहां मशीन्स में फ्रिक्शन होता है, इस तरह का अनवांटेड उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. अभी एग्जांपल्स हैं जितनी भी बेयरिंग मींस यू माइट हैव सीन समथिंग, जो भी कोई रोटेटिंग पार्ट है एक दूसरे के अंदर जब रोटेट होते हैं तो वहां बेयरिंग यूज करते हैं. तो हर बेयरिंग में फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए. दैट्स वाई जहां भी ऐसे रोटेटिंग पार्ट एक दूसरे के अंदर रोटेट कर रहे होंगे, वी पुट सम लुब्रिकेशन, आइदर वी पुट लुब्रिकेटिंग ऑयल और ग्रीस. सिमिलरली यू माइट हैव हर्ड अबाउट आईसी इंजन, जो हमारे टू व्हीलर्स या कार्स के इंजन होते हैं, इसको बोलते हैं आईसी, इंटरनल कंबस्शन इंजन. एंड आई एम श्योर दैट यू हैव स्टडीड अबाउट देम इन लोअर क्लासेस. अब इन आईसी इंजन में क्या होता है, जब फ्यूल एंड एयर मिक्सचर बर्न होता है, उस बर्न गैसेस से जो एक्सपेंड करती हैं, वो एक सिलेंडर में पिस्टन होता है, पिस्टन को पुश करती है, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है. तो पिस्टन डाउन, उसके बाद पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा. सो ये डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिस्टन विद इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर की इनर वॉल और पिस्टन के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा और फ्रिक्शन वहां पे वियर एंड टीयर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. तो उस वियरिंग को भी हमें बहुत कम करना होता है. सिमिलरली हमें बहुत सी जगह पाइप में फ्लूइड भेजना होता है. सपोज हमारे सभी घरों में वाटर सप्लाई है पाइपलाइन के थ्रू, तो ये जब वाटर जब पाइप में फ्लो करता है तो ये एक फ्लो रेजिस्टेंस ऑफर होता है. इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि ये फ्लो रेजिस्टेंस कम से कम हो. उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना परमिसिबल होता है उतना क्रॉस सेक्शन बड़ा रखते हैं पाइप का, और जितना हो सके उतने बैंड कम रखते हैं. जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतना ज़्यादा फ्लो रेजिस्टेंस होगा. सिमिलरली एयरक्राफ्ट, अब देखिए हम साइकिल चला रहे थे हवा में, मतलब सड़क पे, तो जो हवा हमारी बॉडी से टकराती है उससे एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन. ये अनएडवांटेज होता है, इसका डिसएडवांटेज, ये अनवांटेड इफेक्ट है तो इसका डिसएडवांटेज होता है. अब साइकिल की स्पीड एयर में काफ़ी कम होती है. आपने सोचा होगा, जितनी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जितना तेज साइकिलिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये अपोजिंग इफेक्ट होता है. नाउ थिंक ऑफ स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट और मिसाइल इन एयर, दे हैव इनॉर्मसली हाई स्पीड. एट दैट स्पीड दिस एयर ड्रैग, जो एयर का अपोजिंग फोर्स से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी कम से कम रखने की कोशिश की जाती है. फॉर दैट जो ये एयरक्राफ्ट मिसाइल की जो शेप होती है वो एरोडायनामिक शेप बनाई जाती है कि कम से कम एयर का रेजिस्टेंस ऑफर हो.
तो ये कुछ इंस्टेंसेस हमने देखे जहां फ्रिक्शन के अनवांटेड इफेक्ट थे. लेट अस सी सम डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. Though these examples create a negative picture of friction, yet there are other situations where frictional forces become essential and we try to maximize them. It is the friction between our feet and the ground which enables us to walk and run. Both the traction and braking of wheeled vehicle depends on friction. Now just see. हम चल केवल इसलिए पाते हैं कि हमारे पैरों और जमीन के बीच फ्रिक्शन है. यू कैन विजुलाइज वन थिंग, जहां स्लिपरी ग्राउंड होता है वहां पे चलना कितना मुश्किल होता है. तो ये फ्रिक्शन अब यहाँ पे हमारे चलने में हेल्प करता है. अगर ग्राउंड हमारे पैरों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल ही नहीं पाएंगे. जैसे यहाँ पर फ्रिक्शन एक एडवांटेज इफेक्ट हुआ, तो हम वॉकिंग के लिए जो हमारे शूज और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं. एट द सेम टाइम व्हील्ड व्हीकल, मतलब ऐसे सारे व्हीकल जिनमें व्हील होते हैं, उनका ट्रैक्शन, उनका आगे बढ़ना, एक्सलेट होना भी फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है. जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना तेजी से व्हील एक्सलेट होगा, व्हीकल एक्सलेट होगा. एट द सेम टाइम उनकी ब्रेकिंग, उनकी हाई स्पीड में चल रहे हैं या किसी भी स्पीड में चल रहे हैं, उनको रोकना हुआ तो वहां भी फ्रिक्शन एडवांटेजेस है. नाउ यू कैन सी फ्रिक्शन हैज मिक्स्ड इफेक्ट. समवेयर इट इज एडवांटेजेस and somewhere it is disadvantageous. So we cannot say that friction is always has always disadvantageous effect. तो जहां फ्रिक्शन का एडवांटेज इफेक्ट होगा वहां फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और जहां फ्रिक्शन का डिसएडवांटेजेस इफेक्ट होगा वहां फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे. इन सारी बातों के लिए फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कैसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए फ्रिक्शन के लॉ सफिशिएंट नहीं है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन. फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर उस मैकेनिज्म को समझ सकें तो फ्रिक्शन के अमाउंट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे जब जरूरत हो उसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे जब उसको जरूरत हो कम किया सकता है. इन चीजों को हम ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, जैसे अभी बात हुई, हमने फ्रिक्शनल फोर्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन. लेट अस डिस्कस अगेन देम वन बाय वन. All types of frictional forces or phenomenon can be categorized into dry friction, fluid friction and internal friction. मतलब जितनी भी टाइप के फ्रिक्शनल फिनोमेना हैं उनको हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन. First, let us take dry friction. It exists when two unlubricated surfaces of solid objects are in contact under the condition of sliding or tendency of sliding. It is also known as Coulomb friction. Actually, ये dry friction वहाँ exist करेगा जब 2 solid object की surfaces contact में हो और वो एक दूसरे पर या तो स्लाइड कर रही हो या स्लाइड करने की कोशिश कर रही हो. स्लाइड करने की कोशिश करेंगे, इसको हम बोलेंगे दे हैव टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग. इस फ्रिक्शन को कई बार कूलम फ्रिक्शन भी बोलते हैं. एंड एक्चुअली व्हाई वी कॉल इट कूलम फ्रिक्शन, इट इज क्लियर. द लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय लियोनार्डो डा विंची 2 centuries earlier than Newton developed the concept of force. The mathematical expression of the law of dry friction and the concept of coefficient of friction were developed largely from the experiments of Coulomb and from the work of Arthur Jules Morin. Actually, जो फ्रिक्शन का क्वालिटेटिव बिहेवियर होगा, फ्रिक्शन कैसी चीजों को अपोज करेगा, ये का बड़ा अप्रोक्सीमेट या एक्सपेरिमेंटली लॉ को प्रेडिक्ट किया था लियोनार्डो विंची ने. ये about 200 years before Newton has developed the force of the concept force. आप समझ सकते हैं, ठीक है, लियोनार्डो विंची ने उस टाइम इसको डेवलप किया, बट दे विल नॉट बी इन दैट एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म विच वी नो प्रेजेंट, बिकॉज उस टाइम तक फोर्स का कंसेप्ट ही डेवलप नहीं हुआ था. बट आफ्टर न्यूटन फ्रिक्शन क्या होगा, कैसे होगा, इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कूलम ने किए एंड आर्थर जुल मोरिन. इन दोनों के वर्क या जो एक्सपेरिमेंट थे
उन पर बेस्ड होकर जिन हम फ्रिक्शन के लॉज को भी जानते हैं, जिस फॉर्म में वो डेवलप किए गए, स्पेशली द आर्थर जुल मोरिन के वक्त से कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हुआ. So that was the brief idea about dry friction. Now let's discuss fluid friction. Fluid friction is developed when adjacent layers of a fluid move at different velocities. It depends on the velocity gradient within the fluid and on the viscosity of the fluid. Actually fluid friction तब होगा जब किसी फ्लूइड के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट वेलोसिटी पे चलेंगे, फ्लो करेंगे. आप समझ सकते हैं जो फ्लूइड के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं वो आपस में एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे होंगे, तो वहां फ्रिक्शन होगा. और वो फ्रिक्शन उनके पार्ट्स की वेलोसिटीज के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा. एक्चुअली वो उन पार्ट्स की वेलोसिटी के डिफरेंस पर एज वेल एज उन पार्ट्स की थिकनेस क्या है उस पर डिपेंड करता है. तो वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन थिकनेस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. इसलिए कहा है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा, और फ्लूइड की विस्कोसिटी, यू माइट हैव हर्ड दिस नेम, विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा. रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू मोशन ऑफ ए सॉलिड बॉडी इन फ्लूइड नोन एज विस्कस ड्रैग is an example of fluid friction. It depends on the velocity of the solid object relative to the fluid. Actually ये force हम kinetic से deal करते हैं, air drag, air resistance. You might be remembering that while studying projectile motion we have ignored the effect of air resistance largely. But in some situations अगर इस air drag को account करना होगा तो वहाँ हमने कुछ क्वेश्चन में किया होगा और वहाँ पे आपको एक लॉ दिया होगा, air resistance on projectile is proportional to velocity. In some situation, in some problem, you might have seen that air resistance is proportional to square of velocity. But of course, air resistance will depend on velocity. Actually, it may depend on any power of velocity, and on which power that will depend on situation to situation. So that is what we can see that ये जो viscous drag है, वो जो solid object जो फ्लूइड में मूव करेगा, फ्लूइड के रेस्पेक्ट में उसकी क्या वेलोसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा. और वेलोसिटी के हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं होगा. इट में बी प्रोपोर्शनल टू 1.5 पावर, इट में प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इट में प्रोपोर्शनल टू क्यूब. सो इन सिचुएशंस ये जो विस्कस ड्रैग वेलोसिटी पर किस तरह डिपेंड करता है, डोंट ऑलवेज अज्यूम इट इज प्रोपोर्शनल अंटिल इट इज नॉट गिवन. नाउ वी कम ऑन अंडर थर्ड काइंड ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन. System of resistive forces developed between different parts of the solid because of relative movement between them when the solid undergoes deformation. मतलब किसी सॉलिड को डिफॉर्म करेंगे, उसकी शेप चेंज करेंगे, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे. तो इससे जगह जगह बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होंगे, इसलिए उनका सिस्टम ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस, इनको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन. एंड ये फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है. जब आप देखिए, जब किसी बॉडी को आपने एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप एक सिंपल एक स्टील वायर लें जिसको आप हाथों से मोड़ सकते हो, उसको एक जगह से टर्न करें और स्ट्रेट करें, टर्न करें स्ट्रेट करें, और उसको 20-25 बार जल्दी जल्दी मोड़ें और सीधा करें, और तो जहाँ से आप मोड़ रहे हैं वहाँ टच करें, यू विल फाइंड इट बिकम्स हॉट, थोड़ा सा गर्म हो जाता है. मतलब वहाँ पे जो बार बार हमने साइक्लिक डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन किए, उसमें जो इंटरनल फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, उस हीट से वो बर्न हुआ. बट बर्न क्या, ये इट बिकम हॉट, इट इज नॉट बर्न, इतना हीट नहीं डेवलप होगी कोई जल जाएगा, बट इट बिकम्स हॉट. यू कैन एक्सपीरियंस इट. सिमिलरली यू कैन डू, यू हैव रबर कॉर्ड समवॉट थिक, स्ट्रेच इट, कंप्रेस इट, रिलैक्स इट, स्ट्रेच इट, रिलैक्स इट. ये कम से कम 30-40 बार जल्दी जल्दी करें, और फिर उस रबर कॉर्ड को हाथ से टच करें, वो थोड़ी सी गर्म महसूस होगी. सो दैट इज व्हाट एरिया ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन. व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस, बिकॉज ये तीनों टाइप के फ्रिक्शन को अगर आप बाय डेफिनेशन पहचानते हैं तो अभी से हो सकता है, मतलब बेसिकली व्हाट इन मैकेनिक्स वी आर प्राइमरली स्टडी ड्राई फ्रिक्शन, लेकिन कई बार फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन की बात भी होगी, तो उन चीज़ों को समझ पाए. सपोज यू माइट हैव हर्ड अबाउट ए व्हील रोलिंग ऑन द ग्राउंड. तो हम कई बार बोलते हैं कि ग्राउंड से फ्रिक्शन के कारण ये व्हील रुकता है. अब किसी व्हील को रोल करके छोड़ दें या बॉल को हार्ड सरफेस पे रोल करके छोड़ दें, थोड़ी देर बाद रुक जाती है.
इट इज a वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि वो जो जमीन से फ्रिक्शन लगा उससे रुकी. नो, it is what? Internal friction, that is known as rolling resistance. Actually when wheel rolls, आप देखिए व्हील का वो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है. तो जैसे व्हील रोल करेगा तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट आना शुरू होगा वहां से व्हील दबेगा और जहां से कांटेक्ट छूटना शुरू होगा वहां से व्हील रिफॉर्म होगा. तो ये कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन एट द फ्रंट एंड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रिफॉर्मेशन एट द रियर एंड ऑफ द कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट छूट रहा होगा. तो जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है वहां इंटरनल फ्रिक्शन से जो हीट लॉसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी लॉस द व्हील स्टॉप्स. वहां पे फ्रिक्शन, इस व्हील को स्टॉप करने में फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है. सो सच काइंड ऑफ वेरी माइन्यूट थिंग. एक्चुअली मैंने बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैकेनिक्स में कई क्वेश्चंस में आपको उन बातों को स्टडी करना होगा, स्पेशली रोटेशनल मोशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हीकल. हम इंजन से व्हील को कितनी पावर दे रहे हैं और वो व्हीकल कितनी जल्दी स्पीड गेन करेगा, एंड अगर वो पावर देना बंद कर दें तो हाउ इट विल स्टॉप. तो वो स्टॉपिंग मैकेनिज्म, और ये जो की जब बात करेंगे तो वहां पे जो स्टॉपिंग मैकेनिज्म है अगर वो अपने आप रुक रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ड्राइव फ्रिक्शन का. वहां पे किसका लेना देना है? दिस इंटरनल फ्रिक्शन. लेकिन जब व्हीकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं उस टाइम वी सीन रोटेशन मोशन, हियर इज द रोल ऑफ ड्राइव फ्रिक्शन. सिमिलरली जब व्हीकल को ब्रेक लगा के रोक रहे हैं तो वहां भी रोल किसका है? दिस ड्राइव फ्रिक्शन. तो कहां कौन सा फ्रिक्शन का रोल होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए तीनों टाइप के फ्रिक्शंस को यहां हमने डिस्कस किया. व्हेन सॉलिड मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोडिंग, recovery from deformation always occurs with a little loss of energy. This phenomenon is defined as elastic hysteresis. जब ये हम बार बार बात कर रहे थे साइक्लिक लोडिंग में डिफॉर्म करना फिर रिफॉर्म होने देना, डिफॉर्म करना फिर रिफॉर्म देना, जो वायर को हमने बार बार बेंड किया, स्ट्रेट किया, रबर कोड को स्ट्रेच किया, रिलैक्स किया, स्ट्रेच किया, रिलैक्स किया, ये जो साइक्लिक लोडिंग एंड अनलोडिंग का प्रोसेस है, इसमें जो इंटरनल फ्रिक्शन से जो लॉसेस हो रहे हैं एनर्जी के, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस. तो आप सोच सकते हैं कि रोलिंग रेजिस्टेंस में जो एनर्जी का लॉस है वहां पे एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर इज व्हाट? दिस इलास्टिक हिस्टेरेसिस. वहां पे ड्राई फ्रिक्शन नहीं है. तो अब कई बार रोलिंग रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, कई बुक्स में वहां रोलिंग फ्रिक्शन लिखा होता है, तो आप उस रोलिंग फ्रिक्शन को इस ड्राई फ्रिक्शन से कंफ्यूज ना करें. दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड all these kinds of friction so that we can identify where which kind of friction is being acted, वहां पे कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, और अकॉर्डिंगली हम उसकी मैथमेटिकल लॉ जो हमको यूज करना है सेलेक्ट कर सके. In mechanics of translational and rotational motion, we deal with solid objects, assuming them a rigid body, जो हमारा अभी मेन एरिया होगा. टेरेस्ट्रियल बॉडीज मैकेनिक्स या जिस जो मैकेनिक्स ट्रांसलेशन मोशन या रोटेशन मोशन के मैकेनिक्स, इसमें हम डिफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें फ्लूइड को इंक्लूड नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि मैकेनिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दिस वी डील विद सॉलिड ऑब्जेक्ट अज्यूमिंग द रिजिड बॉडी. अब इसमें डिफॉर्मेशन भी कंसिडर नहीं करते तो हम उसको अक्सर रिजिड बॉडी बोल सकते हैं इन सारी सिचुएशंस में. Thus, at present, we deal with only dry friction, and in all future discussions, by the term friction, we mean the dry friction. तो अभी इस पूरी मैकेनिक्स में आप समझ सकते हैं कि दो सॉलिड ऑब्जेक्ट की सरफेसेस कांटेक्ट में है तो वो किसका एरिया है? ड्राई फ्रिक्शन का. तो प्राइमरली वी डील विद ड्राई फ्रिक्शन. जहां कहीं फ्लूइड फ्रिक्शन की बात आएगी उसको विस्कस ड्रैग बोल देंगे, तो उसका एक लॉ आपको मेंशन किया होगा कि ये दैट इज विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. और अगर ये मेंशन नहीं किया हुआ है तो देयर विल बी सम कंडीशंस आर गिवन सो दैट यू कैन प्रेडिक्ट द डिपेंडेंसी ऑफ द विस्कस ड्रैग ऑन वेलोसिटी. सिमिलरली इलास्टिक हिस्टेरेसिस जो दूसरा फोर्स था उसके बारे में एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होगी. वी हैव टू नेवर account for that such as rolling resistance. तो अभी इस मैकेनिक्स जो हम ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं वहां बात क्लियर हो चुकी है
कि मेनली हमारा फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, ड्राई फ्रिक्शन। तो हम बार बार ड्राई फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे, और ऐसा ही बोला जाता है। मतलब पूरी मैकेनिक्स में जहां भी टर्म फ्रिक्शन यूज हो रहा हो वहां आपको हमेशा क्या समझना है, ड्राई फ्रिक्शन। तो आगे पूरे मतलब डिस्कशन में जब भी हम टर्म फ्रिक्शन यूज करेंगे वहां हमारा फ्रिक्शन से मतलब होगा ड्राई फ्रिक्शन। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्राई फ्रिक्शन और फ्रिक्शन, मतलब अब हम अपने उस एरिया पाएंगे जहां पे हम ड्राई फ्रिक्शन या जिसको हम केवल फ्रिक्शन बोला करेंगे उसके प्रोडक्शन की मैकेनिज्म क्या है, इन बातों को समझने की कोशिश करें। फ्रिक्शनल फोर्सेस आर रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन molecules and irregularities at the contacting surfaces when they slide or have tendency of sliding on each other। मतलब मेजॉरिटी में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है वो जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है वहां पे उनके बीच में क्या मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहे हैं, और वो सरफेसेस वैसे तो हम बोल सकते हैं प्लेन है, बट ऑन मोलिकुलर स्केल अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दे हैव हाई इरेगुलरिटीज। तो इन इरेगुलरिटीज के कारण उनके बीच में क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट है फ्रिक्शन। तो हाउ दीज इफेक्ट्स विल गवर्न द फ्रिक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ स्टडिंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। अब देखिए ये जो सरफेस आपने दिखाया, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डायग्राम, ए सेक्शन ऑफ ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस मैग्नीफाइंग अप टू थाउजेंड्स टाइम्स ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस। मतलब हमने एक एटम्स को ही 1000 टाइम्स बड़ा कर दिया। तो जो सरफेस हमको नेकेड आई से बिल्कुल प्लेन दिख रही थी वो इस टाइप से इरेगुलरिटीज लेते हुए दिखाई देगी। नाउ जस्ट सी, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट तो उनके सरफेस हमको लगता है कि वो बिल्कुल कांटेक्ट में, वी कैन नॉट सी एनी गैप फ्रॉम द नेकेड आईज, बट एक्चुअली ऑन मॉलिक्यूलर स्केल देयर विल बी लार्ज गैप्स। अब उनमें कुछ पॉइंट्स पर ही कांटेक्ट हो रहे हैं, जस्ट यू कैन सी हियर, you can see here, you can see here, you can see here, and you can see here. Now अगर ये देखिए इतना एरिया अगर देखें तो ये कांटेक्ट का अगर एक्चुअल कांटेक्ट के एरियाज आप सम करें तो वो यहां से यहां तक के इस एरिया के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। सो व्हाट वी कैन सी वन थिंग, दैट इज द मेजर्ड एरिया और अपरेंट एरिया विच वी सी इन कॉन्टैक्ट। द अपरेंट मीन्स विच इज अपियरिंग इन कॉन्टैक्ट, मतलब जितना उन बॉडीज का सरफेस का एरिया में कॉन्टैक्ट में अपियर हो रहा है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट उससे बहुत नेग्लिजिबल एरिया पे हो रहा है। सो फ्रिक्शन विल डिपेंड्स ऑन द अपरेंट एरिया और दिस एक्चुअल एरिया। ऑब्वियसली द फ्रिक्शन विल डिपेंड्स ऑन दिस एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया, द टोटल कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ दीज कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन सी और फ्रिक्शन इस एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और ये एक्चुअल कॉन्टैक्ट एरिया द अपरेंट और मेजर्ड कॉन्टैक्ट एरिया के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन विल नॉट डिपेंड्स ऑन द मेजर्ड कॉन्टैक्ट एरिया, it will depends on what actual contact area. So that is one of the more important laws of dry friction. Now you can see here difference between these contact. Here you can see the contact, here you can see the contact, but here you can see आप कॉन्टेक्ट दिख रहा है, बट ये जो इरेगुलरिटी थोड़ा इधर आई हुई और ये थोड़ा इधर, ये एक दूसरे के साइड बाय साइड है, बट हियर यू कैन सी टॉप कॉन्टेक्ट, ये एक के ऊपर एक रेस्ट कर रहे हैं, बट ये एक के ऊपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, साइड से टच कर रही हैं। सो यू कैन सी a region of two surfaces in contact magnified up to thousands times of atomic dimension। ये दो सरफेस कांटेक्ट रही होंगी, उनका एक छोटा सा रीजन हमने बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के कांटेक्ट मिले वो कौन से, ये द कांटेक्ट विच आर प्रेसिंग ऑन ईच अदर एंड दिस साइड वाइज कांटेक्ट। इस साइड वाइज कांटेक्ट को हम बात बोलेंगे सरफेस इंटरलॉकिंग। नाउ lack of exact formulations to compute the strength of these interactions individually and their random nature together restrict us to put forward an exact theoretical basis to explain the origin of frictional forces. However, a qualitative description has been suggested in terms of surface adhesion, irregularities and electrostatic charging, etc. नाउ अब आप सोच सकते हैं कि ये कहां कहां कांटेक्ट बने होंगे, तो बड़ा रैंडम नेचर है, सरफेस को कैसे रख देंगे। और अब मान लो ये स्लाइड करना शुरू हुआ तो ये तो कांटेक्ट रैंडमली बनते बिगड़ते रहेंगे।
दूसरा, इनके बीच में अगर डस्ट आ गई तो कांटेक्ट का नेचर बदल जाएगा। तो ये जो कांटेक्ट है, ये जो जहां पे ये एटॉमिक इंटरेक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों बॉडीज के बीच में, वो इतना रैंडम नेचर का है कि हम कोई एग्जैक्ट मैथमेटिकल थ्योरी या थ्योरेटिकल बेसिस फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं रख सकते। स्टिल हम क्वालिटेटिवली तो चीजों को एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। तो क्वालिटेटिवली इस सरफेस नेचर के अकॉर्डिंग या कॉन्टेक्ट जो एक्चुअली हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स सजेस्ट किए गए, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। व्हाट इज सरफेस अधेशन, irregularities, because of that there are different kinds of contacts are being formed, and electrostatic charging. You have the common idea, when we rub two bodies on each other they get charged, तो उस चार्जिंग से भी फ्रिक्शन कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी टेक सरफेस adhesion. When two surfaces come into contact, high spots, asperities of one surface make contact with the asperities of the other, as shown in the figure. जैसे here, ये जो हाई स्पॉट, इसको एस्पेरिटी बोलेंगे, ऐसे इसका ये हाई स्पॉट, ये जो हाई स्पॉट का मतलब है कि वो पोर्शन पीक टाइप जो सरफेस से बाहर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एस्पेरिटीज। तो ये सरफेस एस्पेरिटीज के बीच में कॉन्टेक्ट होंगे। ये कॉन्टेक्ट बिल्कुल टॉप वाइज हो सकते हैं और ये साइड वाइज हो सकते हैं। इस साइड वाइज कॉन्टेक्ट को अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था सरफेस इंटरलॉकिंग। अभी जो टॉप कॉन्टेक्ट हो रहे हैं वहां पे कुछ स्पेशल बातें होंगी। व्हाट द थिंग इज हियर, अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ दिस डायग्राम। ए सेक्शन ऑफ हाईली पॉलिश सरफेस मैग्नीफाइड अप टू 1000 टाइम्स ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। आप ध्यान रहे कि एटॉमिक डायमेंशंस के 1000 टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा एनलार्ज कर दिया गया है। नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस फर्दर रिड्यूसेस द सेपरेशन, causing plastic deformation of asperities. Finite thermal conductivity of the material limits the spread of energy lost in plastic deformation. Normal force between the surfaces further reduces the separation, causing plastic deformation of asperities. Finite thermal conductivity of the material limits the spread of the energy lost in plastic deformation to very small local volumes surrounding the contact points, and temperature of some of the contact points may increase up to melting point. Therefore, many contact points actually becomes cold welded. Now this is very important thing to understand. Actually, what happens we can understand with the help of this diagram. Say here, one of this, say this contact point we have shown here, when they are just in contact, means अभी तक इनके बीच में नॉर्मल फोर्सेस का इफेक्ट नहीं है, बट व्हाट नॉर्मल फोर्स विल कस, इस नॉर्मल फोर्स की ये दोनों एक दूसरे को प्रेस करेंगी और इनके जो यहाँ पे जो शार्प कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं, दे विल बिकम समवॉट फ्लैट टॉप, यू कैन सी हियर। और ये जो डिफॉर्मेशन हुआ दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये वापस रिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। वन थिंग, इस डिफॉर्मेशन में आप देखिए जो इंटरनल फ्रिक्शन यहां थोड़े से मटेरियल के बीच में हुआ, उस इंटरनल फ्रिक्शन से जो हीट लॉस होगा, वो हीट लॉस पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस मटेरियल की अपनी एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है, इनफाइनाइट तो नहीं होती, तो उस हीट लॉस को स्प्रेड होने में टाइम लगेगा। बट वो जितने में इस थोड़े, पहले तो इस थोड़े से मटेरियल में स्प्रेड होगा, बट इस थोड़े से मटेरियल का मास नेग्लिजिबल है, तो वो जो फाइनाइट हीट, जो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई, वही हीट इतने मटेरियल का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक कई बार रेज कर देगी और वो मटेरियल मेल्ट होगा। मेल्ट होते ही तुरंत कूल हो जाएगा, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट वेल्डेड हो जाएंगे, और वी कैन कॉल कोल्ड वेल्डेड जॉइंट। वाई कैन कॉल्ड, बात तो हो रही कि हीट जनरेट हुई जो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंची, बट वो हीट इतने लोकल छोटे से एरिया में है कि दैट हीट विल नॉट एक्सपीरियंस मच एट आउटसाइड। तो ये जो हर कॉन्टेक्ट पॉइंट पर इस टाइप के कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स बन जाएंगे। इनका फॉर्मेशन समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज फ्रिक्शन को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट यही कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स करते हैं। नेक्स्ट वन,
जैसे ये डिफॉर्मेशन इन एस्पेरिटीज ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन ये शो किया था। अब ये कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स की बात हुई, देयर आर सम अदर इफेक्ट्स। द कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एट द रिड्यूस्ड सेपरेशन टुगेदर कंस्टिट्यूट द फिनोमेना ऑफ सरफेस अधेशन। एक्चुअली आप देखिए, ये तो कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स और नॉर्मल रिएक्शन कांड से ये जो गैप था ये और कम हो गया। तो जो रिड्यूस सेपरेशन हुआ दोनों बॉडीज के मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो अब जब उनको हम स्लाइड कराने की कोशिश करेंगे तो ये सेपरेशन भी बढ़ेगा और कोल्ड वेल्डेड जॉइंट टूटने की कोशिश करेंगे। तो ये जो दोनों इफेक्ट कंबाइन होके जो एक फिनोमेना देते हैं उसको बोलते हैं सरफेस अधेशन। तो सरफेस अधेशन के लिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही अकेले जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन arises from the fact that these bonds have to be broken and intermolecular attraction has to be overcome before sliding commences. On the other hand, when surfaces are sliding, these bonds are being broken and reformed continually since new chance contacts are made. This contributes the force of kinetic friction. Now you can see how the surface adhesion contributes to static friction and kinetic friction. We can summarize, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। जो सरफेस अधेशन की फिनोमेना है दो कारणों से होती है, एक तो कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स एंड नॉर्मल रिएक्शन कारण जो गैप होंगे और कम हो जाएंगे, तो इनमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस और स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस एंड कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स दोनों मिलकर सरफेस अधेशन की फिनोमेना को बर्फ या क्रिएट करते हैं। अब ये सरफेस अधेशन मेजर पार्ट ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट करता है। अबाउट 80% ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो सरफेस अधेशन से आता है। जब हम बॉडी को स्लाइड कराने की कोशिश करेंगे, अभी स्लाइडिंग हुई नहीं है, तो आप देखिए वो स्लाइडिंग के लिए जो इनिशिएट करने के लिए जो एफर्ट लगाया वो इन कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा, एंड वी एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ द सरफेस आर व्हेन स्लाइडिंग, उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूसली ये कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स ब्रेक होंगे, मेक होंगे, ब्रेक होंगे, ब्रेक होंगे, और तो ये मेक ब्रेक होंगे तो चांस, दैट आई से चांस कॉन्टैक्ट्स, कि दोबारा बार बार कॉन्टैक्ट्स बनने के चांस हैं, तो वहां पर जो बार बार जो कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स बनेंगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि एक बार कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स स्टैटिक कंडीशन में बनना और चलते हुए बनने के चांस होना, तो बनने के चांस में उन कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स क्या जो बनेंगे वो कम बन पाएंगे और वो चलते हुए बनेंगे, उनके लिए बनने के लिए टाइम बहुत कम होगा, तो वो इतनी स्ट्रांग भी नहीं बन पाएंगे। दैट्स व्हाई kinetic friction is smaller than the static friction. Of course, the origin behind them is same. दोनों का origin same क्या है? Surface adhesion. And just I have seen the surface adhesion contributes about 80% of the total frictional force. Now there are two other factors which we have mentioned earlier. उनका कैसे friction पर इफेक्ट होगा हम उसको देखते हैं। सरफेस रफनेस। अब देखिए एक बहुत बड़ा मेजर मिसकंसेप्शन है कि जहां फ्रिक्शन की बात आती है हम क्या सोचते हैं, इट इज मेजॉरिटी ऑफ द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय सरफेस रफनेस, जबकि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अबाउट 80% ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय सरफेस अधेशन। अब सरफेस रफनेस कैसे फ्रिक्शन को कंट्रोल करती है, कंट्रीब्यूट करती है, कितना इसका कंट्रीब्यूशन होगा, बहुत। अब ये बात तो श्योर हो गई कि इसका कंट्रीब्यूशन 20% जो बचा हुआ उसी में से है, या तो पूरा 20% होगा या उससे भी कम होगा। हाउ सरफेस रफनेस कंट्रीब्यूट टू फ्रिक्शन एंड व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय सरफेस रफनेस वी डिस्कस इन दिस आर्टिकल। Some of the asperities of one surface may stand adjacent to asperities of the other surface and creates a asperity interlocking. One surface needs to be lifted against normal force, or asperities must either be deformed or broken during sliding. These mechanisms consume energy in work done against normal forces and in elastic hysteresis.
and thus contribute to frictional forces, and that is the idea of surface roughness, how it contributes the friction. You can see here in diagram. अब देखिए जो हमने बात की थी यहाँ पे तो कोलवेटेड जॉइंट्स बन गए, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, ये टॉप टू बॉटम कांटेक्ट है, बट ये साइड वाइड एडजेसेंट कांटेक्ट था। ऐसे कांटेक्ट को हम बोलते हैं सरफेस इंटरलॉकिंग, और इनका नंबर बहुत कम होगा, बड़ी चांस, मेजोरिटी में तो ये कोलवेटेड जॉइंट्स बनेंगे। अब जब इसको स्लाइड कराने की कोशिश करेंगे, मान लो सपोज इस अपर सरफेस को हम टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो या तो ये सरफेस एस्पेरिटीज ऊपर उठ के निकल जाए, या इसको डिफॉर्म कर दे, या इसको ब्रेक कर दे, ये सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो ये जो पोर्शन है दैट इज व्हाट का जो आइडिया है दैट कम्स फ्रॉम सरफेस रफनेस। A section of highly polished surface magnified up to thousands times of atomic dimensions। ये आइडिया मैं बार बार लिख रहा हूं कि ये आपको हम याद रहे कि ये नेकेड आई से देखा हुआ पिक्चर नहीं है, इट वॉज सीन फ्रॉम ए वेरी वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। While sliding, asperities on material of hard surface dig grooves on the surfaces of softer material. It also contribute a little amount of the frictional forces। अब देखिए बात की, या तो सरफेस एस्पेरिटी डिफॉर्म हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगी। अगर दोनों मटेरियल्स के हार्डनेस सेम है तो उस एस्पेरिटीज डिफॉर्म होंगी, ब्रेक नहीं होगी। लेकिन एक मटेरियल सॉफ्टर है या उससे कम स्ट्रेंथ का है, तो उस केस में क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर या कम स्ट्रेंथ का है उसकी एस्पेरिटीज ब्रेक होंगी, और जो हार्डर मटेरियल की जो एस्पेरिटीज थी वो उस पर ग्रूव बनाती हुई एक लाइन स्केच मार्क बनाती हुई चलेंगी। तो इन स्केचिंग यही वियर एंड टियर का एक्चुअल रीजन है, और इस वियरिंग प्रोसेस में भी कुछ एनर्जी लॉस होता है, एंड ये भी फ्रिक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, बट वेरी लिटिल। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। Some materials get charged when rubbed against another. Work done in separation, electrically charged regions on sliding also contribute to friction. ये भी friction को contribute करने का एक बहुत minor effect है. So you can see how friction is contributed by that is, you can say surface irregularities, you can say surface adhesion, and then surface roughness and electrostatic effect. Now it is very very important thing that the major factor what we think that surface roughness is the major factor controlling friction is not. It is surface adhesion. Surface roughness contribute less than 20% of friction, and surface adhesion contributes about 80% of friction. The surface adhesion accounts for more than 80% of the total frictional force. Contribution of surface roughness and electrostatic effects is limited to well below 20% of the total frictional force. It means ये जो common misconception है कि जो surface ज़्यादा rough होंगी वो ज़्यादा friction होगा, it is a misconception. एंड अगेन इसका एक उल्टा इफेक्ट भी आप देख सकते हैं कि अगर आप सरफेस की रफनेस को कम करते जाएं, इरेगुलरिटीज को कम करते जाएं, तो इनिशियली सरफेस फ्रिक्शन बहुत कम होगा, बट थोड़े टाइम बाद फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप स्मूथनेस इन्फिनिट कर दें, यू माइट हैव सीन वन इफेक्ट। सपोज यू हैव ए टेबल टॉप विद ग्लास कवर्ड एंड टेक अनदर ग्लास पेपर वेट, जो फ्लैट एक ग्लास की प्लेट लें, दोनों को क्लीन करके उस पर रखें और दबा के स्लाइड करने की कोशिश करें। यूर फाइंड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्लाइड, बिकॉज वो जो ग्लास है, पॉलिश ग्लास, इज ऑल वेरी फाइनली उसमें सरफेस इरेगुलरिटीज बहुत कम है। ऐसे दूसरी ग्लास प्लेट में भी बहुत कम है। जब उनको क्लीन करके दबाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे जो हमने जो ये कॉन्टेक्ट, ये गैप वाला पोर्शन बहुत कम होगा। मेजोरिटी पोर्शन में इस टाइप के कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स बन जाएंगे। मतलब कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स का अब नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि उनको आपस में स्लाइडिंग कराना ही बहुत मुश्किल होगा। That is what we can see here. It is very common misconception that friction is mainly due to surface roughness. Actually, on increasing smoothness, friction first drops from few newtons to zero and then increases to a very large value for extremely smooth surfaces. Means अगर surface को हम यूं कहें कि मैथमेटिकली या परफेक्टली स्मूथ कर दिया,
उसमें ऐसी इरेगुलरिटीज है ही नहीं, तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बन जाएंगे। अब यहाँ देखिए जो मेजर्ड एरिया है वो पूरा का पूरा ही एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया हो गया, एंड वी हैव सीन फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया। नाउ द एक्चुअल कॉन्टेक्ट एरिया इज वेरी वेरी लार्ज, फ्रिक्शन विल बी वेरी वेरी। तो ये जो रफनेस का फैक्टर है, रफनेस हम उसको बोलते हैं, वो इरेगुलरिटीज जो हम नेकेड आई से देख सकें, एक्चुअली दैट वी कॉल रफनेस। और ये जो मोलिकुलर लेवल पे जो इरेगुलरिटीज हैं, ये तो स्मूथ सरफेस में आप मतलब इन इरेगुलरिटीज को देखने के लिए रफनेस इज नॉट ए स्केल। जो सर अब एक बात फिर वापस कर लें, सरफेस रफनेस इज दोज इरेगुलरिटीज ऑन सरफेस वी कैन सी फ्रॉम नेकेड आइज, और बाय टच आप फिंगर से टच करें आपको मालूम पड़े। एंड एक्चुअली जो आपकी जो कोल्ड वेडेड जॉइंट्स और ये जो इरेगुलरिटीज हम दिखा रहे हैं, ये मोलिकुलर स्केल्स पे है, इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकेंगे। ये सरफेस एक्चुअली आपको हाईली पॉलिश दिखाई देगी, आपको स्मूथ दिखाई देगी, फिर भी फ्रिक्शन है वहां पर। तो फ्रिक्शन का रफनेस से मेजॉरिटी लेवल पे कंट्रोल होना इज नॉट ए मतलब इज एक मिसकंसेप्शन है। इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दें। तो अभी तक हमने फ्रिक्शन को गवर्न करने वाले सारे फैक्टर्स देखे। एक बार वापस समराइज कर लें, 3 फैक्टर्स जो हैं फ्रिक्शन के मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं। सरफेस अधेशन that is created by what cold weathered joints, and normal reaction कारण जो ये गैप कम हो जाएगा उनके बीच का intermolecular attraction, and surface roughness means this kind of interlocking and electrostatic effect। इन तीनों में जो surface adhesion है that contribute about 80%, more than 80% of total friction force, and surface roughness and electrostatic effect they contribute well below 20%। फिजिकल मॉडलिंग ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। अब ड्राई फ्रिक्शन की हम एक मॉडलिंग मतलब उसको हम कैसे फिजिकल मॉडलिंग करेंगे, उसको कैसे फोर्सेस को शो करेंगे, उन चीजों के बारे में एक बार थोड़ा डिस्कस करें। कंसीडर ए बॉक्स प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। द बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस, इट्स वेट एंड द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर। These forces are shown by net resultants W and N in the figure। हमने अज्यूम किया एक बॉक्स है जो फ्लोर पर रखा हुआ है, ये अभी 2 डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस के एक्शन में, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स मींस दोज फोर्सेस व्हिच डोंट एक्ट एट ए पॉइंट, वो एक रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे वेट उसके हर पार्टिकल का वेट होगा, और उन सब का रिजल्टेंट हम टोटल mg या W बोलते हैं, और उसको अज्यूम कर लेते हैं इट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास। एंड व्हाई इट इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास? एक्चुअली इट एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट विल डिस्कस इन रोटेशन मोशन। एंड सिमिलरली जो नॉर्मल रिएक्शन था वो हर पॉइंट पे लग रहा है, वो अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर कॉन्टैक्ट एरिया, बट वी रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल रिजल्टेंट n। अब ये W, अब n एग्जैक्टली ठीक इसके नीचे हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? इक्विलिब्रियम के लिए कॉमन, विदाउट स्टडिंग रोटेशन वी कैन सी, अगर आप 2 बॉडीज पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएं और वो कोलिनियर नहीं होंगे तो बॉडी रोटेट हो जाएगी, इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सो बॉक्स को हम प्लेन पे रखते हैं तो रोटेट नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, अपने आप नहीं होता। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का एक लाइन में होना जरूरी है। तो हमने इस वेट को सेंटर ऑफ मास पे शो कर दिया एक सिंगल फोर्स से, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल रिएक्शन थी उसको हमने यहां शो कर दिया। अब इस बॉक्स को हम एक तरफ पुल करने की कोशिश करें या पुश करने की कोशिश करें। Now, suppose a horizontal force F applied on the box is gradually increased till the box starts sliding. Before sliding initiates, the box remains in equilibrium. Frictional forces Fs develop to prevent sliding. To counterbalance F are known as force of static friction. मतलब हम एक फोर्स अज्यूम करें, लेट अस सी इन दिस वे, ये F हमने यहाँ पे ये इसको धीरे धीरे बढ़ाया। तो जब अब हम तब तक की बात करें जब तक स्लाइडिंग इनिशिएट नहीं होती। जब तक स्लाइडिंग इनिशिएट नहीं होती तब तक क्या होगा, इस फोर्स को अपोज करने के लिए यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा और उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड दिस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काउंटर बैलेंसेस दिस फोर्स। एक्चुअली द फोर्स F tries to rotate the box clockwise. Thus normal reaction shifts in a direction to prevent rotation of the box. At present, this effect we ignore and consider in rotational motion. Actually क्या होता है, अब अगर आप देखें
ये बॉक्स ये जो फोर्स है इस बॉक्स को इधर से यूं टॉपल करने की कोशिश करेगा। ये आपने कॉमन एक्सपीरियंस लिया होगा। सपोज घर पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आप पुश कर रहे हैं, तो आप जैसे सपोज आपने कभी रेफ्रिजरेटर अच्छी हाइट का होता है, उसको एक दो बार कभी न कभी लाइफ में यहां से वहां शिफ्ट करने की कोशिश की होगी। आप एक पुश लगाते हैं, जैसे पुश लगाते हैं आपको लगता है वो आगे टॉपल गिर जाएगा, तो आप तुरंत अपना पुश नीचे करते हैं। ये एक आइडिया मैंने इसलिए डिस्कस किया कि जो फोर्स है वो केवल स्लाइड कराने की कोशिश नहीं करेगा, इसको टॉपल कराने की कोशिश करेगा। उस टॉपलिंग इफेक्ट को रोकने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन था ये थोड़ा आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। एंड दिस इफेक्ट, ये टॉपलिंग होना, टॉपलिंग को रोकना, सर्टेनली इट हैज टू बी स्टडीड इन रोटेशनल मोशन। तो वहां हम इन एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, तो आपको अचानक एक नई चीज न लगे, इसलिए इसको यहां क्वालिटेटिवली डिस्कस कर लिया कि ऐसा होता है। बट अभी हम केवल ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो रोटेशन का इफेक्ट हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन को जहां इस सी के नीचे लग रहा था वहीं लगने दिया, उसको शिफ्टेड नहीं एज्यूम किया। वो शिफ्टिंग और नॉर्मल रिएक्शन कितना फोर्स लगाएंगे, कितना शिफ्ट होगा टुवर्ड्स आगे होगा या पीछे होगा, दैट वी स्टडी इन रोटेशनल मोशन। ध्यान रहे वहां इस टाइप का इफेक्ट हमको काउंट करना पड़ेगा, वो हमको मिस्टीरियस ना दिखाई दे। See here, the force of static friction increases as the force F is increases till the static friction reaches its maximum value known as limiting friction or maximum static friction FSM. After sliding starts, force of kinetic friction starts acting. एक्चुअली जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, कब तक, जब तक स्लाइडिंग नहीं होती। और स्लाइडिंग जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको मिलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। वी डिनोट इट बाय FSM। FS स्टैंड फॉर स्टैटिक, M फॉर मैक्सिमम। अब हमने इस F को अगर इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की तो यहां स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे ही स्लाइडिंग शुरू होगी उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा दैट वी कॉल काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन यूजुअली स्टैटिक फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है। इट इज अबाउट 20 to 30% स्मॉलर। सो हियर ए ग्राफ हैज बीन प्रिपेयर्ड in between this applied force and force of friction. Here on the ordinate we are showing the force of friction and on f sub we are applied force. अब जैसे से इस अप्लाइड फोर्स को हमने जीरो से बढ़ाना शुरू किया, अब देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, और ये हमेशा दोनों इक्वल होंगी, मतलब ये लाइन था इसका स्लोप यूनिटी होगा। तो जब ये FSM के बराबर होगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उस टाइम जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे F को आपने अप्लाइड फोर्स को इससे स्लाइटली इंक्रीज किया, स्लाइडिंग शुरू हो गई और फ्रिक्शन ड्रॉप होकर कितना हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। Usually kinetic friction is smaller than the force of static maximum static friction, but कभी कभी ये वो equal भी हो सकता है। So sometimes this graph may be like that also, but usually or most of the cases kinetic friction is smaller than the limiting friction. Now we discuss laws of friction. अब देखिए हमने फ्रिक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, फ्रिक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा, उन चीजों को देख लिया, और फ्रिक्शन को कैसे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, कैसे फ्रिक्शन फोर्सेस शो करेंगे, कहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगी, कहाँ कौन सा अप्लाइड फोर्स होगा, उन चीजों को देखा। नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू कम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द काइनेटिक फ्रिक्शन between any pair of solid surfaces follow these two empirical laws. What we mean by empirical laws? Empirical laws means these laws are deduced experimentally. They have no theoretical or mathematical background. क्यों ये बात फ्रिक्शन के मैकेनिज्म में हम समझ सकते हैं, तो मैकेनिज्म का इतना रैंडम नेचर है कि कोई हम थियोरेटिकल कंसेप्ट डेवलप नहीं कर सकते, मतलब कोई थियोरेटिकल कैलकुलेशन का तरीका नहीं डेवलप कर सकते। सो व्हाट वी हैव टू मेजर फ्रिक्शन एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंट कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो एक रेगुलर लॉ निकल के आता है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल लॉ। सो व्हाट दीज एम्पिरिकल लॉज आर, फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मेजर्ड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इन फैक्ट from mechanism of friction we have seen they do depends on actual contact area,
जो कॉल्ड वेल्डेड जॉइंट्स हुए थे बस उनका एरिया, लेकिन वो एरिया अपरेंट एरिया मेजर्ड जो कॉन्टैक्ट एरिया मेजर कर पा रहे हैं उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स मेजर्ड या अपरेंट कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करते। सेकेंड, both the limiting static friction and kinetic friction are proportional to the normal force pressing the surfaces in contact। इसको कई बार हम बोलते हैं बड़े शॉर्ट में कि फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, बट ध्यान देने वाली बात है स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो तो हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है, जो स्लाइडिंग कराने की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है उसके इक्वल होता है। नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल कौन सा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और काइनेटिक फ्रिक्शन पूरा का पूरा ही नॉर्मल रिएक्शन के या नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। नाउ वी कैन राइट हियर स्टैटिक फ्रिक्शन 0 this Fs and mu Sn means Fs means static friction. It is greater than or equal to 0 or less than or equal to mu Sn. What this inequality suggests that value of static friction lies between 0 to mu s into n, and this mu s into n is the maximum value, so it is limiting friction. Its magnitude and direction are adjusted to oppose tendency of sliding. मतलब Fs की magnitude और direction स्लाइडिंग टेंडेंसी का या स्लाइडिंग का अपोज करने के लिए अपने आप को एडजस्ट करेगा। हम ये कहेंगे इसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी जरूरत होगी, लेकिन मैक्सिमम कहां तक हो सकती है? FSM और दिस mu s into n। और डायरेक्शन कैसी होगी? स्लाइडिंग टेंडेंसी के अपोजिट। काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू mu q n। दिस इज वेरी सिंपल। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा mu k into n होगा। mu k इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहां से लग रहा है ये नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। इट इज ऑलवेज एक्ट्स ऑन ए बॉडी अपोजिट टू वेलोसिटी रिलेटेड टू द अदर बॉडी। ये हमेशा किसी बॉडी पर उसकी दूसरी बॉडी के रिलेटिव जो स्लाइडिंग वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी क्या? mu k into n। And one very important fact, that is mu k will be less than or equal to mu s. Usually for most of the contacting surface mu k is less than mu s, but in some very special instances mu k may be equal to mu s. Generally when the questions will be framed for friction, वहां पे आप फ्रिक्शन के लॉज को प्रॉपरली अप्लाई कर पाए, सो उन केसेस में मैथमेटिकल एक सिंपलिसिटी देने के लिए कई बार म्यू के और म्यू एस को इक्वल अज्यूम कर दिया जाता है, बट ध्यान रहे ये हमेशा इक्वल नहीं होते, मैक्सिमम टाइम अनइक्वल होते हैं। तो जहां इनको इक्वल कहा जाए वहां इक्वल लें, और जहां ना कहा जाए उनको अनइक्वल लें। लॉज ऑफ फ्रिक्शन फाइंड सुटेबल जस्टिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन, सिंस टोटल एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट is negligible as compared to the measured contact area, and the phenomenon of surface adhesion occurs at the points of actual contact area. Thus, friction force is independent of measured contact area. पहली चीज, पहले लॉ का जस्टिफिकेशन कि जो फ्रिक्शन का मेजर पोर्शन किससे कंट्रीब्यूट होता है? सरफेस अधेशन से, और वो कहाँ क्रिएट होता है? बेसिकली उसका भी मेजर पोर्शन का है जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। तो उन एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स से उनका टोटल एरिया जो मेजर्ड कॉन्टैक्ट एरिया के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये जो मेजर्ड कॉन्टैक्ट एरिया जो या अपरेंट कॉन्टैक्ट एरिया मींस जो एरिया इन कॉन्टैक्ट हमको दिखाई दे रहा है उससे इंडिपेंडेंट होगा। द फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड वेल्डेड जॉइंट्स, लिफ्टिंग अगेंस्ट सरफेस एस्पेरिटीज, डिफॉर्मेशन और रप्चरिंग ऑफ एस्पेरिटीज all require the normal force, and hence friction should depends on some way on it. The proportional dependency is valid only for a moderate ranges of normal reaction, normal force. तो ये जो मैकेनिज्म हमें कहती है, सजेस्ट करती है कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के पर डिपेंड करना चाहिए, बट ये प्रोपोर्शनलिटी वी आर डिड्यूस एक्सपेरिमेंटली। वन मोर थिंग, ये जो लॉज हैं दोनों नॉर्मल रिएक्शन की मॉडरेट वैल्यूज के लिए वैलिड होते हैं। अगर नॉर्मल रिएक्शन इतनी ज्यादा बढ़ा दें कि वो बॉडीज वहां डिफॉर्म हो जाएं
तो सर्फ ये लॉ वहां एप्लीकेबल नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। दैट इज ये जो प्रोपोर्शनलिटी जो लॉ है दैट आर वैलिड फॉर मॉडरेट रेंज ऑफ नॉर्मल फोर्स, मींस अगर नॉर्मल फोर्स को हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें हम ये कह सकते हैं दिस कोएफिशिएंट फ्रिक्शन विल गेट मॉडिफाइड। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगेन जो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट्स अभी और मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं, टर्म्स हैं जो हमें आगे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करेंगी। उनमें से वन ऑफ थिंग इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। हाउ दे विल हेल्प अस विल डिस्कस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर। फर्स्ट वी डिस्कस टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। It is resultant of the force of normal reaction and friction. Actually contact surface पर बॉडी को दो फोर्सेस महसूस होंगे, ऐसा हम कहते हैं, कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, एंड दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे महसूस हो रही है। तो एक्चुअली व्हाट इज बीइंग अप्लाइड इन द बॉडी, वहां पे एक सिंगल फोर्स अप्लाइड हो रही है, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। This idea will help us too much. Why? Actually, when we are making equations, अगर हम फोर्सेस के कंपोनेंट ना करें तो हमारी वेक्टर इक्वेशन नंबर ऑफ टर्म्स कम होगी, तो समटाइम्स दे मे लीड टू वेरी सिंपल सॉल्यूशन, बट समटाइम्स हम कंपोनेंट्स भी करते हैं, तो बेसिकली कब ये टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स का एरिया हमको सिंप्लीफिकेशन देगा, कब नॉर्मल और फ्रिक्शन को अलग अलग समझने में सिंप्लीफिकेशन देगा। एक्चुअली फ्रिक्शन कैसे बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है, वहाँ के मैकेनिज्म मोशन को कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसका इनिशियल आइडिया तो हमारे माइंड में फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन से आएगा। लेकिन कई बार एनालिसिस करने पर हम फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को अलग अलग ना लें, इसको एक सिंगल कॉन्टैक्ट फोर्स से रिप्रेजेंट कर दें तो ज़्यादा सिंप्लिसिटी मिलेगी। वी विल सी इट लेटर while solving problem, but वहां कैसे सिंप्लिसिटी आएगी, क्या नहीं आएगा, उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। सो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। सी हियर, ये जो एक फोर्स F लगाया है, वेट था, नॉर्मल रिएक्शन था, और ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, तो इन दोनों F और N का रिजल्टेंट यू कैन सी दिस R इज द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। सो यू कैन सी क्लियरली F and N आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस R। हम पूरे कोर्स में फ्रिक्शन को स्मॉल f से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ना तो मैंने fs लिखा ना fk, इट मीन्स अगर स्लाइडिंग की टेंडेंसी है तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक होगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, और ये जो एंगल है r और n के बीच का, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। So R is equal to N plus F, that is definition of total contact force, vector R is equal to vector N plus vector F. F means friction. जब स्लाइडिंग टेंडेंसी होगी, मतलब स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और जब स्लाइडिंग हो रही है तब ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। In fact, the force of normal reaction and friction are components of the total contact force. Actually, जैसे अभी पहले बात की, N वेक्टर और F वेक्टर इस R वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। इन फिगर इट इज डिनोटेड बाय सिंबल फाई, जैसे बात की थी ये फाई। नॉर्मल रिएक्शन एंड टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन की आप सोच सकते हैं दो डेफिनेट वैल्यू होंगी। अगर फ्रिक्शन स्टैटिक लग रहा है तो इसकी वैल्यू वेरिएबल होगी, बिकॉज ये इस F के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। बट स्टैटिक कंडीशन में भी इसकी डेफिनेट वैल्यू होगी, कब? व्हेन स्लाइडिंग इज बीइंग, जब स्टार्ट ही होने वाली है, मतलब ये फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, उस केस में इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और समटाइम इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरी डेफिनेट वैल्यू क्या होगी? जब स्लाइडिंग हो रही होगी तब तो ये फोर्स कांस्टेंट होगा, तब उसकी एक वैल्यू होगी, दैट वी कॉल फाई के। सो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स F अपॉन N। तो ये ट्राइंगल्स देख सकते हैं, ये F होगा और ये N होगा। सो 10 फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस F बाई N। सो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स F बाई N। नाउ जैसे भी बात की, एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या एंगल ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कब होगा? जब स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली होगी, मतलब
स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स है अपनी मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू पर है. इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब स्लाइडिंग होने ही वाली है तब ये एफ किससे रिप्लेस हो जाएगा, म्यू एस एम. म्यू एस एम मीन्स म्यू एस इंटू एम, तो एन एन कैंसिल, सो फाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस, और उसको हम बोलेंगे फाई एस. फाई एस इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस. सो एफ एस एम अपॉन एन, और ये एफ एस एम क्या होगा, म्यू एस इंटू एन, तो एन एन कैंसिल, सो टेन इनवर्स म्यू एस. सो दिस फाई एस नॉर्मली हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बट इसका मतलब होता है एंगल ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मींस एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, it is the angle between the force of normal reaction and the total contact force while sliding. जब स्लाइडिंग हो रही होगी उस वक्त जो फ्रिक्शन होगा एफ के होगा, मतलब म्यू के इनटू एन. उस टाइम जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स और एन के बीच का एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड सिमिलरली दैट इज फॉलोइंग दिस कैलकुलेशन, फाई के इज इक्वल टू 10 इनवर्स एफ के अपॉन एन. एफ के इज म्यू के इनटू एन, सो एन एन विल कैंसिल, सो इट विल बी 10 इनवर्स म्यू के. So phi k is equal to 10 inverse mu k. So these are the idea of a total contact force and angle of friction. Now there is another very important idea that we know as angle of repose. Let's discuss what it is. Angle of repose. Consider a block of mass m on an inclined plane, angle of inclination of which can be adjusted to any desired value. Say here, हमने ये इंक्लाइन प्लेन लिया और एक प्लेन है और ये ब्लॉक्स रख दिया, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम एडजस्ट कर सकते हैं. लेट अस वेरी इट. सो अब देखिए ग्रेजुअली एंगल इंक्रीज हो रहा है. एक ऐसा एंगल आएगा जब वो स्लाइड करना शुरू कर देगा और वहीं हमने इसको रोक दिया. नाउ यू कैन सी अगेन हाउ इट इज. ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेजुअली बढ़ाएंगे. तो अब ये कॉमन एक्सपीरियंस है. आप किसी भी सरफेस पे कोई छोटा सा ब्लॉक रखें, पहले उस सरफेस को हॉरिजॉन्टल लें और धीरे धीरे उसका इंक्लिनेशन बढ़ाते रहें. ये अपने राइटिंग पैड के साथ कर सकते हैं, काफ़ी हार्ड होता है. उस राइटिंग पैड पर आप अपना जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है जो ज्योमेट्री करने काम आता है वो रख लें, या कोई भी एक सॉलिड ब्लॉक रख दें और उसका राइटिंग पैड का एंगल धीरे धीरे बढ़ाते चलें, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी. आई एम डिस्कसिंग दैट एंगल. अगेन लेट अस सी, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जैसे ही स्लाइडिंग शुरू होगी हम उस एंगल को फिक्स कर देंगे एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दैट एंगल. सी, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है एंगल और जैसे ही स्लाइडिंग शुरू होगी एंड वी कॉल दिस एंगल थीटा, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. मतलब ऐसा एंगल वी कैन जिसपे स्लाइडिंग अपने आप शुरू हो जाए. सो वी कैन डिफाइन इट. The angle of inclination theta at which the block starts sliding down due to gravity is known as angle of repose. मतलब ध्यान रहे इस पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं है. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन है बट ग्रेविटी के अलावा स्लाइडिंग इनिशिएट करने के लिए कोई और फोर्स नहीं है. एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज एंड दिस एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टिल द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग द ब्लॉक इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. मतलब हम एंगल वैसे ही मोशन देख रहे हैं बट उस एंगल को हम इतना ग्रेजुअली इंक्रीज करें थीटा को कि हमेशा इक्विलिब्रियम मान सके. तो जब तक स्लाइडिंग नहीं हुई तब तक हम ब्लॉक को हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम मान सकते हैं, या यूं कहते हैं इस इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है और जैसे स्लाइडिंग शुरू हो गई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. सो टिल द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग द ब्लॉक वाज इन इक्विलिब्रियम. हम उस कंडीशन की बात करें. से हियर थीटा एंगल ऑफ रिपोज ये लिया. इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? आप बोलेंगे वेट, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, बट व्हाट आई से देयर आर ओनली टू फोर्सेस इंस्टेड ऑफ थ्री. व्हाट? वेट एंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स. अब जब जरूरत पड़ेगी टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन. लेट अस सी NLM at the verge of sliding. This mg and just n, this total contact force, and they must be equal and opposite and collinear to. Just see, अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, आप क्लियरली कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल क्या होगा? वर्ज ऑफ स्लाइडिंग में है तो एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, एंड बाय ज्योमेट्री दिस शुड बी थीटा आल्सो. तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. आप
इस ज्योमेट्री से सीधे कह सकते हैं, बट अगर आप कंपोनेंट कर लेंगे तो आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. लेट अस सी दैट कैलकुलेशन. एक्चुअली mg वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू 0 ये यहां शो है. इससे हम सीधे कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन नॉर्मल की होगी और नॉर्मल और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स में एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. एंड इस ज्योमेट्री से ये एंगल थीटा होना चाहिए. सो थीटा इक्वल टू फाई एस. तो एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है, वो तो हम सीधे यहां से कह सकते हैं. उसमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं हुई. लेकिन अगर आपने टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स ना सोचा होता, एन और एफ सोचा होता, तो आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती, उससे यहां रिजल्ट आता. लेट अस सी हाउ. ये x एंड y हमने x इंक्लाइन प्लेन का पैरेलल लिया एंड y along the normal. So we do the component of mg and r both. So this is theta and theta, because you can see this angle theta, this is 90 minus theta, so this is theta, and these two are vertically opposite. So component of mg ये, और ये दोनों component होंगे r के, और ये दोनों, और ये किसके होंगे? mg और ये. Let us show the value. So this is mg sin theta, very easy to remember, and this is what? mg cos theta. Similarly here, this is ये n होगा और ये क्या होगा? mu s into n limiting friction. Now we can see from this here, summation fy equal to 0, it will give you n. So n is equal to mg cos theta, very easy to see from here. अब n मिल गया तो हम mu s into n फाइंड कर सकते हैं. What is limiting friction FSM? mu s into n is equal to mu s mg cos theta. Similarly, summation fx equal to 0. fx 0 होगा तो क्या ये mg sin theta और fs ये fsm काउंटर बैलेंस करेंगे. So what you can write here? Mu s into n is equal to mg sin theta, and let us substitute the value of mu s into n, mu s mg cos theta. So here mu s mg cos theta is equal to mg sin theta. So mg will cancel and cos theta इधर ले आए. Tan theta is equal to mu s. So you get here tan theta is equal to mu s, or tan inverse phi s. From where you can see theta is equal to phi s. So angle of repose is equal to angle of limiting friction, but by definition they are different. Angle of limiting friction is what? Angle between the total contact force and the normal direction. And what is angle of repose? Is angle between the inclined plane and horizontal. Though they are equal, but by definition they are different. So this was the very important idea about angle of repose. Now the angle of repose is equal to the angle of static friction. So till so far what we had discussed, mechanism of production of friction. अब देखिए mechanism of production of friction के मेजॉरिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बट देयर आर समटाइम्स वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस. उसमें फ्रिक्शन कैसा लगेगा, किस तरह लगेगा, उन चीज़ों को सोचने में इस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी. एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बाद हमने बात की. देन फ्यू द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स that is resultant of the normal reaction and friction, angle of static friction, angle of kinetic friction, and angle of repose. What we can see from here, angle of repose and angle of friction at a glance. अब यहां से एक बात देख सकते हैं कि अगर इंक्लिनेशन का एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो बॉडी उस पर अपने आप स्लाइड करेगी. एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी. एंगल ऑफ रिपोज पे वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगी. लेट अस कंपेयर दिस सिचुएशन एट ए ग्लांस. से हियर दिस इज द ब्लॉक, यू कैन सी W, एंड नॉर्मल और W के बीच का एंगल हमेशा थीटा होगा, और यहां नॉर्मल और R के बीच में एंगल थीटा होगा, क्योंकि नो स्लाइडिंग हो रही है. अभी ये नहीं कह सकते वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, तो W एंड R, W इज वेट एंड R विल बी जस्ट इक्वल एंड अपोजिट. नाउ यू कैन सी हियर वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग व्हाट विल हैपन? ये आप देखिए ये एंगल थीटा है, एंड यहां पे ये एंगल थीटा इक्वल टू फाई एस होगा जो हमने बात की थी. एंड दिस कैलकुलेशन यू कैन सी. तो वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर, या इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज. यहां तक स्लाइडिंग हम बोलेंगे नहीं हुई. यहां अब इसके बाद थोड़ा सा भी थीटा को बढ़ाएंगे तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी. यहां तक आप देखिए W और R इक्वल एंड अपोजिट है, पर जैसे स्लाइडिंग शुरू होगी, अब देखिए ये एंगल फाई एस से थोड़ा सा कम हो जाएगा तो R इधर आ जाएगा. इट मींस नाउ W एंड R आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट. सो नाउ हियर इज स्लाइडिंग. सो
आर नॉर्मल से कहाँ कितना एंगल बनाएगा, कई सिचुएशन में ये अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत क्विक सॉल्यूशन देगी. नाउ I hope that you will revise all these ideas, and in the next class we'll discuss how to apply these ideas in problem solving. So we discuss on assignment. Today's assignment is very simple. First, revise all the ideas covered today in this lecture. इन सारे ideas को बहुत ध्यान से मतलब रिवाइज करें. And suggested reading, आप चीज़ों को रीड भी कर सकते हैं. एंड वन ऑफ सजेस्टेड रीडिंग इज व्हाट, फिजिक्स वॉल्यूम 1 बाय रॉबर्ट रेसनिक, डेविड हेल्डे, रिवाइज्ड बाय केनेथ क्रेन. एक्चुअली you have two books मार्केट में, रेसनिक हेल्डे की आती है, रिवाइज बाय वॉकन, रिवाइज बाय क्रेन. बट इन क्रेन वॉल्यूम 1 you have to आई एम सीइंग सजेस्टेड रीडिंग. आपके पास है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये लेक्चर में जो आइडियाज डिस्कस किए उनको रिवाइज कर लें. एंड पेज नंबर 95 to 98, वहां पे फ्रिक्शन कैसे क्रिएट होता है, फ्रिक्शन मैकेनिज्म एंड लॉस को डिस्कस किया गया है. इफ यू हैव दिस बुक यू कैन रीड, अदरवाइज minutely revise all the ideas which we have covered today. So thanks for patient listening. We'll meet in the next class very early, very quickly, and in that class we'll implement the laws of friction, the mechanism of friction, whatever we learned today in problem solving, and we'll see how interesting the phenomena of friction is. Thanks for patient listening. We'll meet in the next class. I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.